तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और खास वीडियो के अंदर, क्योंकि आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इसरो को और एवरी साइंस एंथुसियास्टिक इन द वर्ल्ड को, क्योंकि इसरो ने दो दो नए चैप्टर जोड़ दिए हैं 2024 की शुरुआत में ही। एक तरफ है एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, जिसको आप एक्सपोसैट कहते हो, और दूसरी तरफ है आदित्य L1। ये जो एक्सपोसैट है इसका लॉन्च 1 जनवरी 2024 को हुआ था, आपको पता होगा, जहां पे ये अपनी ऑर्बिट के अंदर सेट हो गया था। इसका काम बेसिकली ये होगा कि जितनी भी एनर्जेटिक प्रोसेसेस चल रही हैं यूनिवर्स के अंदर, उन सब से एक्सरेज को डिटेक्ट करना और ये पता लगाना कि वहाँ चल क्या रहा है। अब ये जो एनर्जी है या फिर एक्सरेज है वो कहीं से भी आ सकती हैं, ब्लैक होल से भी आ सकती हैं, क्वासर्स से भी आ सकती हैं, मैग्नेटार्स से भी आ सकती हैं, पल्सर्स से भी आ सकती हैं। ये डिफरेंट फिनोमिनाज हैं जो कि हमारे यूनिवर्स के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से क्या है, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, तो उनमें से निकलने वाली सिर्फ एक्सरेज जो होंगी, जो कि एक स्पेसिफिक एनर्जी लिमिट के अंदर होंगी, उनको डिटेक्ट करने का काम एक्सपोसैट करेगा और उनको पढ़ेगा कि यूनिवर्स में आखिर हो क्या रहा है। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ द टॉक ऑफ द टाउन की, जो कि है आदित्य L1, क्योंकि आज है 6 जनवरी और तकरीबन 125 दिन का सफ़र तय करके, मतलब 2 सितंबर को ये निकला था, ये अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है, यानी कि लैग्रांजियन पॉइंट 1 के ऊपर, L1 के ऊपर। आदित्य जो है वो बहुत लंबा सफ़र करके वहाँ पहुँचा है और तकरीबन आज 4 बजे, शाम को 4 बजे इसके जो आखिरी मैन्यूवर्स हैं वो शुरू होंगे और ये एक हॉलो ऑर्बिट के अंदर सेट हो जाएगा, जहां से ये 24/7 सन को ऑब्जर्व करेगा। अब सन को ये कैसे ऑब्जर्व करेगा, कौन कौन से इसमें पेलोड लगे हुए हैं, इन सब की जो बात है वो मैंने इस वीडियो के अंदर कर रखी है। आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, और अगर आपने ये वीडियो देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि हर जगह आदित्य L1 की बात हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए, जो कि बहुत मज़ेदार है समझने के अंदर, जिसको हम कहते हैं द कोरोना ऑफ द सन। नहीं, ये कोई वायरस नहीं है। एक्चुअली ये जो है सन के आसपास का एटमॉस्फेयर है, जिसको सीधे नहीं देखा जा सकता है। होता क्या है कि जो सन है, सन की जो सरफेस है, जिसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं, वो इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है, जिसकी वजह से ये आसपास का कोरोना हमें दिखता नहीं है। ब्राइटनेस इस कोरोना के अंदर भी होती है, लेकिन वो कम होती है। पृथ्वी से इसको देखने का सबसे कॉमन तरीका यह है कि जब मून जो होगा वो अर्थ और सन के बीच में से निकलेगा, और जब एक टाइम ऐसा आएगा कि मून जो है पूरी तरीके से सन को कवर कर लेगा, मतलब हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें लगेगा कि उसने सन को कवर कर लिया है, सूर्य ग्रहण लग गया है, सोलर एक्लिप्स हो गया है, उस दौरान फोटोस्फेयर तो ढक जाएगा और ये आसपास का जो कोरोना है वो आपको नजर आ जाएगा। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हो जहां पे कुछ कोरोना आपको आसपास नजर भी आ रहा होगा। इसको आप सन के आसपास का एटमॉस्फेयर कह सकते हो। इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, गैसेस होती हैं। मेनली तो हीलियम होती है और हाइड्रोजन होती है, लेकिन और भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया। ऐसे छोटे मोटे एलिमेंट्स बहुत कम अमाउंट में भी पाए जाते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ये जो कोरोना है, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो सन की जो सरफेस होती है उससे बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सन जो होता है, उसका जो फोटोस्फेयर होता है, मतलब सरफेस जो होती है, उसका टेम्परेचर अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। लेकिन ये जो कोरोना होता है, इसका टेम्परेचर अराउंड 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ये। अगर आप सरफेस की तुलना में देखोगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और इतने सारे टेम्परेचर का एक्चुअल कारण क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता। जितने भी साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, इसको पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये जो स्टडी करने का काम है, यही करने जा रहा है आदित्य L1। इसके अलावा नासा के और भी मिशन हैं, जैसे कि सोहो मिशन है, आइरिस मिशन है, वो भी इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आइरिस मिशन ने तो इसकी एक वजह भी दी थी कि जो सन होता है उसमें से कुछ एक मटेरियल बाहर निकलता है, जिसको वो हीट बॉम्ब्स कहते हैं। तो वो जो हीट बॉम्ब्स जब बाहर आकर के फटते हैं, तब जाकर के ये जो एक्स्ट्रा हीट है वो कोरोना के अंदर पैदा होती है, मतलब जमा होती है, और इसी वजह से ये जो कोरोना है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसका कोई एक रीज़न नहीं हो सकता, इसके कई रीजन्स हो सकते हैं, और कई लोग इसके ऊपर बहुत लंबी लंबी डिबेट्स भी करते हैं। तो इसी की स्टडी जो है वो आदित्य L1 करना चाह रहा है। अब एक खास बात यह है कि चूंकि जो ये कोरोना में मौजूद एलिमेंट होते हैं, चूंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इनका होता है, तो ये अपने थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिलीज़ भी कर देते हैं, और वो खुद आयंस बन जाते हैं, मतलब वो चार्ज पार्टिकल्स हो जाते हैं।
अभी जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इनके ऊपर सन की मैग्नेटिक फील्ड बड़ा ज़बरदस्त फोर्स लगाती है। ये जो आप लोग देखते हैं ना कि एक पूरा लूप उठा है, ये लूप आपको नज़र कैसे आ रहा है? अगर चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे तो ये लूप आपको नज़र नहीं आएगा। अगर एलिमेंट्स नहीं होंगे, गैसेस नहीं होंगी तो ये लूप आपको नज़र नहीं आएंगे। चूंकि वहाँ पे गैस है इसलिए वो गैसेस हाईलाइट कर देती हैं उसको, ठीक है। और इसी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड के बड़े बड़े लूप्स या फिर स्टीमर्स नज़र आते हैं सन के आसपास। और बाद में यही जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या फिर यही जो एलिमेंट्स होते हैं, यही सोलर विंड के साथ आगे बढ़ते हुए अर्थ और अदर प्लैनेट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि सन की ग्रेविटी तो इतनी ज़्यादा होती है तो ये पार्टिकल जा कैसे सकते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इस हाई टेम्परेचर की वजह से, मतलब हाई हीट की वजह से, बहुत सी एनर्जी मिल जाती है इन पार्टिकल्स को। और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये सन की ग्रेविटी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक पार्टिकल होते हैं जो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते हैं, या यूँ कह लो कि स्पायरल पाथ के अंदर, मैंने आपको बताया था हेलिकल पाथ फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आपको नॉर्दर्न लाइट्स नज़र आती हैं, सदर्न पार्ट्स में सदर्न लाइट्स नज़र आती हैं। बाकी जो सोलर विंड होती है वो आगे बढ़ती है, मार्स की तरफ जाती है, जुपिटर की तरफ जाती है। जिस जिस प्लैनेट के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ वहाँ ये पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े थोड़े फंस जाते हैं और वहाँ पे ये अपना ऑरोरा बोरियलिस क्रिएट करते हैं, मतलब नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स क्रिएट करते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है इस वीडियो के अंदर। तो जो कोरोना है बड़ी ज़ोरदार चीज़ है, इसकी स्टडी बड़ी अच्छी होने वाली है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस पर अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखें। और इसी के साथ हम एक बार फिर से ऑल द बेस्ट कहेंगे इसरो को, आदित्य L1 को और एक्सपोसेट को, कि वो अपना काम ठीक तरीके से करें और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें।